हेलो स्टूडेंट्स, एरोमाइट चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम स्टैंडर्ड 8 का जियोग्राफी चैप्टर नंबर 5 ओशन करंट्स लेसन सीखेंगे। यदि आप नए हैं तो सब्सक्राइब और बेल आइकॉन दबाना न भूलें ताकि आप हमसे कोई भी अपडेट ना चूकें। प्लेलिस्ट की लिंक डिस्क्रिप्शन में है। हमने देखा है कि आप में से 80% जो हमारी कंटेंट का आनंद लेते हैं उन्होंने अभी तक सब्सक्राइब बटन नहीं दबाया है। हमारा गोल 100 के सब्सक्राइबर्स तक पहुंचना है। इसलिए यदि आपको हमारा कंटेंट उपयोगी लगता है और आप फ्री एजुकेशन को सपोर्ट करना चाहते हैं तो कृपया सब्सक्राइब कर ले। यह आपके लिए एक छोटा सा क्लिक है, लेकिन हमारे चैनल के लिए एक बड़ी छलांग है। और उन 20% लोगों को जिन्होंने पहले ही सब्सक्राइब कर लिया है, बहुत बहुत धन्यवाद। आपका सपोर्ट हमारे लिए बहुत मायने रखता है। आपके समय के लिए धन्यवाद। तो चलिए शुरू करते हैं। ट्राई दिस। मटेरियल रिक्वायरमेंट्स: एक बड़ा मेटल ट्रे, पानी, प्लास्टिक सीक्वेंस, स्पिरिट लैंप आदि। एक स्टैंड पर बड़ा मेटल ट्रे रखें। इसमें पानी भर दें। पानी शांत हो जाने के बाद उसमें सीक्वेंस छोड़ दें। A few moments later. सीक्वेंस पानी में तैरने लगेंगे और वो भी शांत हो जाएंगे। इन सब चीजों का ऑब्जर्वेशन करें। कुछ समय बाद स्पिरिट लैंप जलाएं और ट्रे के एक कोने के नीचे रखें। देखें क्या होता है। जियोग्राफिकल एक्सप्लेनेशन: आपको ये महसूस होगा कि पानी का तापमान बढ़ने पर प्लास्टिक सीक्वेंस एक जगह से दूसरी जगह मूव करते हैं। तापमान बढ़ने पर पानी की डेंसिटी कम होती है और ये हल्का हो जाता है, और इसलिए कम तापमान वाला जो पानी भारी होता है वो ज्यादा तापमान वाले पानी को रिप्लेस करता है। कुछ समय बाद सीक्वेंस सर्कुलर मोशन में मूव करना शुरू कर देते हैं। पानी के फ्लो की वजह से इन सीक्वेंस में मूवमेंट होती है। क्या आप बता सकते हैं? 1992 में पैसिफिक ओशन में एक बहुत अजीब घटना घटी। एक कार्गो शिप हांगकांग से अमेरिका की तरफ जा रही थी। पैसिफिक ओशन में हवाई आइलैंड्स के पास एक कंटेनर जिसमें खिलौने थे समुद्र में गिर गए और टूट गए। लगभग 28,000 रबर के खिलौने समुद्र पर तैरने लगे। ये घटना 10 जनवरी 1992 को हुई। अब एक अजीब बात हुई। लगभग 10 महीने बाद 16 नवंबर 1992 को इनमें से कुछ खिलौने अलास्का के किनारे पहुंच गए। कुछ ने बेरिंग स्ट्रेट को पार किया और साल 2000 तक आर्कटिक ओशन तक पहुंच गए। कुछ खिलौने आर्कटिक से अटलांटिक ओशन तक भी तैर गए। इनमें से कुछ खिलौने 2003 में अमेरिका के पूर्वी किनारे पहुंच गए और कुछ खिलौने 2007 तक यूरोपियन कोस्ट तक पहुंच गए। हवाई आइलैंड्स से कुछ खिलौने ऑस्ट्रेलिया की तरफ गए। जियोग्राफिकल एक्सप्लेनेशन: समुद्री जल को गहराई के आधार पर दो भागों में बांटा जा सकता है, सरफेस वाटर और डीप वाटर। ऊपरी लेयर समुद्री तल से लेकर 500 मीटर तक फैली होती है। समुद्री तल से लेकर 500 मीटर की गहराई तक का क्षेत्र सरफेस वाटर माना जाता है। सूरज की रोशनी इस गहराई तक पहुंच सकती है। इस लेयर में होने वाले मूवमेंट्स मुख्य रूप से तापमान और सैलिनिटी में अंतर के कारण होते हैं। प्लैनेटरी विंड्स समुद्री वेव्स को स्पीड देती हैं। हॉरिजॉन्टल ओशन करंट: समुद्र के सतह पर जो फ्लो होता है वो समुद्री पानी का सिर्फ 10% मूव करता है। सतह का फ्लो 500 मीटर की गहराई तक माना जाता है। समुद्रों में पानी के डिस्चार्ज को स्वड्रप यूनिट में नापा जाता है। ये 1 मिलियन क्यूबिक मीटर डिस्चार्ज के बराबर होता है। समुद्री पानी का हॉरिजॉन्टल फ्लो गर्म और ठंडे करंट्स के रूप में होता है। ये करंट्स इक्वेटर से पोल्स तक और पोल्स से इक्वेटर तक बह जाते हैं। इन करंट्स को प्लैनेटरी विंड्स लंबी दूरी तक धकेल देती हैं। नतीजा ये होता है कि समुद्री पानी इक्वेटर से दोनों पोल्स तक और वापस बह जाता है। आपने पहले फिगर 5.4 में दिए गए मैप को पढ़ा होगा। मेक फ्रेंड्स विद मैप्स। समुद्री करंट्स के प्रमुख प्रकार क्या हैं? समुद्री करंट्स दो मुख्य प्रकार की होती हैं, सरफेस करंट्स और डीप ओशन करंट्स।
इक्वेटर से पोल्स तक बहने वाले करंट्स को क्या कहते हैं? इक्वेटर से पोल्स की ओर बहने वाली करंट्स आसपास के जल की तुलना में गर्म होती हैं और इसलिए उन्हें वार्म करंट्स कहा जाता है। पोल्स से इक्वेटर तक बहने वाले करंट्स को क्या कहते हैं? पोलर एरियाज से इक्वेटर की तरफ बहने वाले समुद्री करंट्स आसपास के पानी की तुलना में ठंडे होते हैं, इसलिए इन्हें कोल्ड करंट्स कहते हैं। जब करंट्स सर्कुलर तरीके से मूव कर रहे होते हैं तो नॉर्दर्न और सदर्न हेमिस्फीयर में उनके डायरेक्शन में क्या अंतर दिखाई देता है? जब करंट्स सर्कुलर तरीके से मूव कर रहे होते हैं तो वो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में क्लॉकवाइज और सदर्न हेमिस्फीयर में एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव करते हैं। इन करंट्स के मिलने वाली जगह पर क्या हो सकता है? जहां ठंडे और गर्म करंट्स मिलते हैं वहां घना फॉग बनता है। ऐसे फॉग ट्रांसपोर्टेशन के लिए समस्या उत्पन्न करते हैं, लेकिन ये क्षेत्र मछली पकड़ने के लिए उत्तम होते हैं। जब किनारे पर दो अलग प्रकार के करंट्स मिलते हैं तो वहां किस प्रकार के ह्यूमन सेटलमेंट्स और ऑक्यूपेशंस देखे जाते हैं? जब किनारे पर दो अलग प्रकार के करंट्स मिलते हैं तो वहां घने ह्यूमन सेटलमेंट्स और मछली पकड़ने के ऑक्यूपेशंस देखे जाते हैं। जियोग्राफिकल एक्सप्लेनेशन। हमने पढ़ा है कि ओशन करंट्स टेम्परेचर, डेंसिटी और प्लानिटरी विंड्स के अंतर के कारण बनते हैं। इसके अलावा नीचे दिए गए कारण भी ओशन करंट्स के फ्लो की दिशा और उनकी गति के लिए जिम्मेदार हैं। रोटेशन ऑफ द अर्थ। पृथ्वी के रोटेशन के कारण नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में ओशन करंट्स क्लॉकवाइज दिशा में मूव करते हैं और सदर्न हेमिस्फीयर में एंटी क्लॉकवाइज दिशा में। द ओशन करंट्स ऑफ द इंडियन ओशन। पैसिफिक और अटलांटिक ओशन के ओशन करंट्स के पैटर्न्स में सिमिलैरिटीज है, लेकिन इंडियन ओशन के ओशन करंट्स का फ्लो अलग है। इंडियन ओशन नॉर्थ में जमीन से घिरा हुआ है। इक्वेटर इस महासागर को दो भागों नॉर्थ और साउथ में बांट देता है। मॉनसून की हवाएं इस महासागर पर बहुत प्रभाव डालती हैं। ये हवाएं मौसम के हिसाब से अपनी दिशा बदलती हैं। इंडियन ओशन के नॉर्दर्न भाग में करंट्स गर्मियों में क्लॉकवाइज दिशा में बह जाते हैं और सर्दियों में मॉनसून विंड्स के उल्टे होने से वो ऑपोजिट दिशा में बह जाते हैं। कॉन्टिनेंटल स्ट्रक्चर। कोस्टलाइन की अलाइनमेंट के अनुसार ओशन करंट की दिशा बदलती है। ओशन करंट्स की गति लगभग 2 से 10 किलोमीटर प्रति घंटा होती है। इफेक्ट्स ऑफ ओशन सरफेस करंट्स ऑन ह्यूमन लाइफ। ओशन करंट्स खास तौर पर उन क्षेत्रों के मौसम को प्रभावित करते हैं जो समुद्र के नजदीक होते हैं। ठंडे क्षेत्रों में जहां वार्म ओशन करंट्स बह जाते हैं, मौसम गर्म हो जाता है। कुछ क्षेत्रों में बारिश की मात्रा बढ़ जाती है। उदाहरण के लिए वेस्टर्न यूरोप, सदर्न अलास्का और जापानीज कोस्ट के पास बहने वाले वार्म ओशन करंट्स वहां की सर्दियों को कम कर देते हैं और उन्हें गर्म बनाते हैं। नतीजा ये होता है कि इन पोर्ट्स पर सर्दियों में बर्फ नहीं जमती। अगर ओशन करंट्स नहीं होते तो समुद्री पानी शांत रहता। ऐसे पानी में बायोलॉजिकल कंपोनेंट्स फूड के बिना रह जाते। इससे मरीन लाइफ और उसके इकोसिस्टम्स की सीमा सीमित हो जाती। उन क्षेत्रों में जहां कोल्ड और वार्म करंट्स मिलते हैं, प्लैंक्टन, वेजिटेशन, एल्गी आदि उगते हैं। ये मछलियों के लिए भोजन है, इसलिए मछलियां यहाँ बड़ी संख्या में आती हैं और रिप्रोड्यूस करती हैं। इससे बड़े मछली पकड़ने के क्षेत्र बनते हैं। अटलांटिक ओशन में नॉर्थ अमेरिकन कोस्ट के पास ग्रैंड बैंक और यूरोपियन कोस्ट के पास डॉगर बैंक कुछ उदाहरण हैं। वाटर ट्रांसपोर्टेशन के लिए भी ओशन करंट्स बहुत महत्वपूर्ण हैं। अगर ट्रांसपोर्टेशन ओशन करंट्स के फ्लो के अनुसार किया जाता है तो जहाज़ों की स्पीड बढ़ जाती है और ईंधन भी बचता है। किनारे पर जहां कोल्ड करंट्स बह जाते हैं वहां बारिश की मात्रा कम होती है। उदाहरण के लिए पेरू, चिली और साउथ वेस्ट अफ्रीका के ड्राई रेगिस्तान में। जहां कोल्ड और वार्म करंट्स मिलते हैं वहां घना फॉग बनता है। ऐसे फॉग ट्रांसपोर्टेशन के लिए समस्या उत्पन्न करते हैं। न्यूफाउंडलैंड आइलैंड के पास गर्म गल्फ स्ट्रीम और ठंडे लैब्राडोर करंट्स मिलते हैं। इससे घना फॉग बनता है। ठंडे करंट्स की वजह से आइसबर्ग्स पोलर एरियाज से दूर ले जाए जाते हैं। अगर ऐसे आइसबर्ग्स समुद्री रूट्स पर आते हैं तो वे जहाज़ों के लिए खतरनाक होते हैं। डीप ओशन करंट्स।
500 मीटर से ज्यादा गहराई के पानी के करंट्स को डीप वाटर ओशन करंट्स कहते हैं। ये करंट्स अलग अलग हिस्सों के समुद्र में पानी के टेम्परेचर और डेंसिटी में अंतर के कारण बनते हैं। इसको थर्मोहलाइन सर्कुलेशन कहते हैं। ये करंट्स समुद्र के तल तक बह जाते हैं। ये समुद्र के सतह के नीचे लगातार नदियों की तरह बह जाते हैं। देखिए फिगर 5.5। समुद्र के विभिन्न भागों के टेम्परेचर में अंतर गहरे समुद्र की करंट्स के पीछे प्रमुख कारण है। गर्म पानी की सलिनिटी और डेंसिटी कम होती है। ऐसा पानी समुद्र के सतह पर आता है। ठंडा पानी जिसकी डेंसिटी ज्यादा होती है वह नीचे जाती है। इस मूवमेंट से गहरे समुद्र करंट्स बनते हैं। देखिए फिगर 5.6। आमतौर पर ग्रीनलैंड और यूरोप के पास का सतह का पानी ज्यादा गहराई में जाता है। ये पानी इन गहराइयों से अंटार्कटिका तक जाता है। बाद में ये पानी सतह पर आता है। इस तरह समुद्र के पानी का सर्कुलेशन होता रहता है। इस सर्कुलेशन को पूरा होने में लगभग 500 साल लगते हैं। इस तरह की मूवमेंट को कन्वेयर बेल्ट भी कहते हैं। इंपॉर्टेंस ऑफ डीप ओशन करंट्स। थर्मोहलाइन सर्कुलेशन के कारण समुद्र के पानी का बड़े पैमाने पर मूवमेंट होता है। इस सर्कुलेशन की वजह से समुद्र का पानी सतह से तल तक और तल से सतह तक मूव करता है। गर्म पानी सतह से तल तक ट्रांसफर होता है और न्यूट्रिएंट्स से भरपूर ठंडा पानी सतह पर सर्कुलेट होता है। क्या आपको पता है समुद्री करंट्स के मूवमेंट्स के ये सर्कुलर पैटर्न समुद्र में कुछ विशेष फीचर्स को जन्म देते हैं। इन्हें जायस कहते हैं। अटलांटिक ओशन में सागासो सी ऐसा एक उदाहरण है। ये समुद्री धाराओं के सर्कुलर पैटर्न से चिन्हित है। इसके चारों तरफ जमीन की सीमा नहीं है और सिर्फ समुद्री धाराओं से घिरा हुआ है। इसका नाम सागासम सीवीड से आया है। यहाँ का पानी शांत है। ये समुद्र 1100 किलोमीटर चौड़ी और 3200 किलोमीटर लंबी है। ऑलवेज रिमेंबर, समुद्री करंट्स किनारे के बहुत नजदीक नहीं बहती हैं। ये कॉन्टिनेंटल शेल्फ के नीचे की सीमा के पास बह जाती हैं। हालांकि समुद्री करंट्स की स्पीड कम होती है, लेकिन इनके द्वारा ले जाया गया पानी बहुत ज्यादा होता है। वेस्टर्लीज के प्रभाव में मिड लैटिट्यूड में समुद्री करंट्स वेस्ट से ईस्ट की तरफ बहती हैं, लेकिन इक्वेटर के पास ये ईस्ट से वेस्ट की तरफ बहती हैं। इससे एक सर्कुलर पैटर्न बनता है। तो इसके साथ यह चैप्टर खत्म होता है। इस लेसन के क्वेश्चन आंसर हमने वेबसाइट पर अपलोड कर दिए हैं। इसके आगे के लेसन देखने के लिए एरोमाइट चैनल को सब्सक्राइब करें और पास वाली बेल आइकॉन दबाएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।